सोच के देखो एक बार कि एग्जामिनर अगर आपको कहे ये रहा परचेज का रिकॉर्ड, ये सेल का रिकॉर्ड, ये कैश का रिकॉर्ड, ये एक्सपेंस का रिकॉर्ड, चलो प्रॉफिट निकाल कर दिखाओ। अब आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, इतना सारा रिकॉर्ड और वो भी अलग अलग जगह पे दिया हुआ है। अब हमारे को करना है इसे कंपाइल और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमें प्रॉफिट निकाल कर लेकर आना है। और यही है हमारा चैप्टर आज का, दैट इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यानी कि यहां पर जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो पूरे फैले हुए हैं और हमें उन रिकॉर्ड्स को कंपाइल करके बनाना है पूरे प्रॉपर अकाउंट्स, यानी कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और निकाल कर देना है हमें प्रॉफिट। तो ये सब कैसे होगा आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और रिवाइज करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोले या सिंगल एंट्री सिस्टम, बात एक ही है। यहां पर हमारे को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जब अकाउंट्स बनाने होंगे तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहला यह कि क्वेश्चन हमें बोलेगा कि सिर्फ प्रॉफिट बता दो कितना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि अच्छा चलो प्रॉफिट भी बताओ और साथ साथ मेरे को प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करके दो। अगर क्वेश्चन हमसे सिर्फ प्रॉफिट पूछता है तो इन दैट केस हम उसे कैपिटल कंपैरिजन मेथड से कर सकते हैं, पर अगर क्वेश्चन ने हमसे पूरे फाइनल अकाउंट्स मांग लिए तो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाकर देने पड़ेंगे। अब कैपिटल कंपैरिजन मेथड में बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जहां पर हम ये कहते हैं कि हमने क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है, उसमें से हम ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं, उसमें से हम एडिशंस भी माइनस कर देते हैं और ड्रॉइंग्स वापस प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। अब ये कैसे आया, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल के अंदर एडिशंस ऐड कर दूं, ड्रॉइंग्स माइनस कर दूं, प्रॉफिट ऐड कर दूं, तो उस केस में जो इक्वल टू करके आता है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। अब मैंने प्रॉफिट को यही रखा और बाकी तीन चीजें इक्वल टू के उस तरफ जाकर रिवर्स हो गई, तो इन दैट केस क्या हुआ, जो ओपनिंग कैपिटल इधर थी उधर जाके माइनस हो गई, एडिशंस जो इधर प्लस हो रही थी उधर जाके माइनस हो गई, और ड्रॉइंग्स जो इधर माइनस हो रही थी वो उधर जाके प्लस हो गई। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन गई, जहां पर अब हम क्या करने वाले हैं कि क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, एडिशंस माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स प्लस करेंगे, आंसर प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस हो गया। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी है कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे छुपा लेगा, क्या छुपा लेगा, कैपिटल नहीं देगा आपको, कौन सी, चाहे ओपनिंग चाहे क्लोजिंग, हो सकता है दोनों कैपिटल ही ना दे आपको। तो एक बात याद रखना, चाहे फाइनल अकाउंट्स मेथड है, चाहे कैपिटल कंपैरिजन मेथड है, चाहे आगे जाके आप एनपीओ पढ़ेंगे एनपीओ है, कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी है और अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नोन एज कैपिटल। अब एसेट्स एक तरफ, लायबिलिटीज एक तरफ, तो उसको हम बोल सकते हैं बैलेंस शीट, पर बैलेंस शीट आपस में मैच होनी चाहिए, पर यहां तो कैपिटल निकालनी है, इसलिए उसका नाम रखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं जिसमें एक साइड पर हम लिखते हैं एसेट्स, एक साइड पर हम लिखते हैं लायबिलिटीज, और जो बैलेंसिंग फिगर बचती है उसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल का। तो इसका मतलब क्लियर है, कैपिटल कंपैरिजन मेथड हमारा रिवाइज हो गया, जहां पर सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो, और अगर कैपिटल गिवन है तो हम सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशंस प्लस ड्रॉइंग्स करेंगे। लेकिन इसके बाद हमारा दूसरा मेथड आता है जो हमें बहुत अच्छे से समझना है, और वो है हमारा फाइनल अकाउंट्स मेथड। देखिए जी, फाइनल अकाउंट्स मेथड इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। मैं आपको पूरा रिवाइज तो करवा रहा हूं, लेकिन आप एक चीज समझ के रखना कि फाइनल अकाउंट्स मेथड जो है उसके ऊपर ग्रिप तभी बनेगी जब आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली करेंगे। और उनके क्वेश्चंस में जो जो पॉइंट्स आ सकते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको आज के क्लास में, आज के रिवीजन में समझा दूं, आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट्स मेथड का मतलब है कि आपको फाइनल अकाउंट्स बनाकर देने हैं, तो आपको जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है, ट्रायल बैलेंस भी बनाना है और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तब तक नहीं बन सकते जब तक जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस फाइनल ना हो। नाउ द पॉइंट इज कि आप ना जर्नल बनाएंगे ना आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, लेजर्स भी आप सिलेक्टेड बनाएंगे। अब कौन सी लेजर बनेगी कौन सी नहीं बनेगी उसका मैं आपको एक आइडिया देता हूं। लेट्स से वो कहता है कि फर्नीचर है मेरे पास ओपनिंग में 10,000 का और क्लोजिंग में मेरे पास फर्नीचर है 9,000 का, और मैंने 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया। तो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि फर्नीचर जो ओपनिंग में 10 का था क्लोजिंग में 9 का था, और जो 1,000 का डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो इट्स वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग डेप्रिसिएशन, ओपनिंग फर्नीचर है वो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ले जाएंगे, जो क्लोजिंग फर्नीचर है वो हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है वो डिफरेंस चला जाएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। बट अगर क्वेश्चन ये बात कहता है कि मान लो ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 7,000, और वो ये कहता है कि मैंने 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, अब सोचने वाली बात यह है कि भाई अगर 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाया तो फर्नीचर 10 से 9 आना चाहिए था,
यहां तो फर्नीचर 10 से 7 हो रहा है, तो यहां आपको फर्नीचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द क्रक्स। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटा आपको सबसे पहले बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको तब बनानी है जब आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, जिसमें आप डेबिट साइड पे यानी एसेट साइड पे ओपनिंग बैलेंसेस लिखोगे, किसके, एसेट्स के। फिर लाइबिलिटी साइड पे आप ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे लाइबिलिटीज के। तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो आपकी बन जाएगी ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद आपको जनरली डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है, लेकिन डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट भी तब बनाना है जब क्वेश्चन के अंदर डेटर्स और क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों में से कोई एक दे रखा है। क्योंकि अगर डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं दे रखा, इसका मतलब सिंपल है कि डेटर्स से जो आपने सेल करी वो पैसा कलेक्ट हो गया, तो एक तरह से वो कैश सेल ही हो गई ना, तो बहुत सीधा कैश में रिकॉर्ड हो जाएगी, उसका डेटर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। तो डेटर्स का अकाउंट तभी बनेगा जब इसका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस या दोनों बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है उसका ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड पे आता है उसका क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट साइड पे आती है उसकी सेल्स, क्रेडिट साइड पे आती है उसकी कलेक्शन हो गई, सेल रिटर्न हो गई, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, बैड डेट्स हो गए। और डेबिट साइड पे अगर कोई चीज डिसऑनर हो जाती है, चेक डिसऑनर हो गया या फिर बिल डिसऑनर हो गया, तो वो डेबिट साइड पे आ जाता है। एक बात बेटा मेरी याद रखना कि इस अकाउंट के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी और कुछ आपको खुद माननी होगी। अब मैंने जो इसमें क्रेडिट साइड पे लिख कर दिया है, ये आपको मैंने सीक्वेंस में लिख कर दिया है। अब सीक्वेंस का मतलब क्या है, मान लो आपको बैंक गिवन है और आपको कुछ भी और गिवन नहीं है, तो आप ये मान सकते हो कि भाई वो सेल रिटर्न होगा या फिर वो सीडी होगा। अगर सीडी गिवन नहीं है तो मान लो बैंक भी गिवन है, सीडी भी गिवन है, सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा। डिस्काउंट अलाउड भी गिवन है तो हो सकता है वो बिल रिसीवेबल हो, अगर बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन है तो, अदरवाइज वो क्या होंगे, बैड डेट्स। तो सिंपल सी बात है, आपको मोटा मोटा ये समझना है कि डेटर्स की डेबिट साइड पे क्या आ सकता है, क्रेडिट साइड पे क्या आ सकता है, और आपको उसमें से बैलेंसिंग फिगर को अज्यूम करना। और यही अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चंस की सबसे मेन दिक्कत होती है कि हमें पूरा क्वेश्चन आता है बट बैलेंसिंग करते टाइम ये नहीं समझ आता कि डेबिट साइड पे जो बैलेंस बच रहा है और क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस बच रहा है उसको हम क्या अज्यूम करें। एंड दैट इज गो ओनली विद द प्रैक्टिस। वो सिर्फ प्रैक्टिस से क्लियर होगी। तो आपके पास बुक्स है, आप उसमें से आज के पूरे दिन जो आपका टारगेट है उसमें आप प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। इसके बाद आती है क्रेडिटर्स की बारी, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। अगर आपने क्रेडिटर से परचेज करी है तो क्रेडिट साइड पे आएगी, अगर उसको पेमेंट करी है तो डेबिट साइड पे बैंक आ जाएगा, डिस्काउंट मिला तो डेबिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, अगर आपने बिल्स पेबल एक्सेप्ट करे तो डेबिट साइड पे बिल्स पेबल आ जाएंगे, कोई परचेज रिटर्न है तो डेबिट साइड पे आ जाएगी, और अगर कोई बिल डिसऑनर हो गया है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इसके बाद आपको बनाना है बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट। ये अकाउंट सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। सिर्फ बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल दिक्कत नहीं क्रिएट करता, बिल रिसीवेबल दिक्कत करता है। बिल्स रिसीवेबल के पास हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो बिल ऑनर हो गया, हमने अपने पास रखा, दूसरा होता है कि हमने बिल एंडोर्स कर दिया, तीसरा होता है बिल्स हमने डिस्काउंट करवा लिया, चौथा होता है हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए कर दिया, और एक और ऑप्शन होता है कि बिल डिसऑनर हो गया। अब इस केस में जो आपने अजम्पशन लेनी है, लेट्स से क्वेश्चन में ऑनर्ड गिवन है, तो आप दूसरी अजम्पशन ये मान सकते हो क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच रहा है तो कि वो डिसऑनर हो गया। मान लो ऑनर्ड भी गिवन है, डिसऑनर्ड भी गिवन है, तो आप एंडोर्स मान सकते हो। एंडोर्स भी गिवन है तो फिर आप डिस्काउंटिंग मान सकते हो, बट डिस्काउंटिंग के साथ प्रॉब्लम यह है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस पता होने जरूरी है, तो इसकी अजम्पशन सबसे लास्ट में ली जाती है। डेबिट साइड पे तो बिल्स पे वही आएंगे कि जो बिल्स आपने बेसिकली इस साल ड्रॉ करे। देन इसके बाद आती है बिल्स पेबल की बारी। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट साइड पर हमारा बीडी आ जाएगा, डेबिट साइड पे सीडी आ जाएगा। एक और बात, अगर आपको इन नोट्स में से किसी भी नोट्स में लेट से आपको चाहिए कि मेरे को इसकी फोटो खींचनी है, तो वीडियो पॉज करिए और आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब है, स्क्रीनशॉट अलाउड है, ठीक है जी। तो क्रेडिट साइड पे बीडी आ गया, डेबिट साइड पे सीडी आ जाएगा। देन इसके बाद जितने बिल आपने एक्सेप्ट करेंगे वो क्रेडिट साइड पे बिल रिसीवेबल क्रेडिटर्स आ जाएंगे। देन इसके बाद आपको जो भी बिल की आपने पेमेंट कर दी, डेबिट साइड पे बैंक आ जाएगा, और अगर आप कोई पेमेंट नहीं कर पाए तो वो डिसऑनर हो जाएगा, डेबिट साइड पे तो क्रेडिटर्स आ जाएगा। देन इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस का अकाउंट कब बनेगा। एक्सपेंसेस का अकाउंट तब बनेगा, और वो वाले एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा सिर्फ जो एक्सपेंस का हमें आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है क्वेश्चन में। सेम गोज विद द इनकम। मैंने यहां पे इनकम लिखा नहीं है, बट आपको इनकम के साथ भी ऐसा ही करना है। अगर हमें क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है या हमें क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, तो आपको एक्सपेंस का अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। बिना एक्सपेंस के अकाउंट के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बनाना कैसे एक्सपेंस का अकाउंट,
उस एक्सपेंस में हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग अगर दिया है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, क्लोजिंग डेबिट में आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ बेसिकली लाइबिलिटी। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस दिया है तो प्रीपेड का ओपनिंग डेबिट में जाएगा और प्रीपेड का क्लोजिंग क्रेडिट में जाएगा। देन इसके बाद जो भी एक्सपेंस आपने पे करे वो बैंक अकाउंट बन के, मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। और क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी वो हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, वो हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर हो जाएगा। बट सर अगर मेरे को किसी भी अकाउंट का लेट्स से एक्सपेंस है, उसका हमारे को आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ नहीं दे रखा, तो क्या अकाउंट बनाना है? नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि जो आपने पे किया वही आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो वो डायरेक्टली आप पीएनएल में ले जा सकते हो। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लो आपके पास दो एक्सपेंस है, एक रेंट और एक सैलरी। आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है बट सैलरी का कोई आउटस्टैंडिंग, कोई प्रीपेड नहीं दिया, तो जो सैलरी मैंने पे करी वो बैंक में क्रेडिट हो जाएगी और पीएनएल में जाकर डेबिट हो जाएगी। और जो मैंने एक रेंट है उसमें आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो रेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। डन। देन इसके बाद हम सातवें अकाउंट पे आते हैं और बेटा हमारा सातवां अकाउंट है एसेट का। अभी अभी मैंने बताया एसेट का अकाउंट आपको कब बनाना है, जब आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शंस दी होंगी और वो ट्रांजेक्शंस आपके अकाउंट के बैलेंस को मैच नहीं कर रही होगी। तो इस केस में डेबिट साइड पे जो डिफरेंस बचेगा वो परचेज होगी या फिर प्रॉफिट ऑन सेल होगा, और क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस बचेगा या तो वो सेल होगी या वो डेप्रिसिएशन होगा। कई कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें सेल भी दे रखी है। अब मैं उसको क्या मानूं, क्रेडिट साइड पे बच रहा है तो आप लॉस ड्यू टू डैमेज मान सकते हो कि हमने कोई एसेट डैमेज हो गई और हमने उसको लॉस मान लिया। देन इसके बाद बारी आती है कैश और बैंक अकाउंट की। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कैश और बैंक अकाउंट का सेपरेट अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, यानी कि कैश का अलग बैंक का अलग। पर वो सिर्फ तभी बन सकता है जब क्वेश्चन ही हमें कैश और बैंक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग देगा। अगर क्वेश्चन ने हमें कैश और बैंक का एक ही ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया तो हम भी एक ही अकाउंट बनाएंगे, और जब हम एक अकाउंट बनाएंगे तब हम कॉन्ट्रा एंट्री को इग्नोर कर देंगे। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर ऐसी दो एंट्रीज होती है और हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ कैश एंड बैंक, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कैश और बैंक का मिलाकर ओपनिंग मिलाकर क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इन दैट केस हम अलग अलग बना ही नहीं सकते, तो उस केस में हम कॉन्ट्रा एंट्री को इग्नोर कर देंगे। देन इसके बाद कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे बनाना। कैपिटल में जो क्रेडिट साइड पे बीडी आएगा वो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से आएगा। अगर कोई एडिशंस करिए तो क्रेडिट साइड पे, कोई ड्रॉइंग्स करिए तो डेबिट साइड पे। पीएनएल अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे, पीएनएल अकाउंट में अगर नेट लॉस आ रहा है तो डेबिट साइड पे। और जो भी सीडी बचेगा उससे ले जाकर हम बैलेंस शीट में लिख देंगे और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल दे रखे हैं तो आपने बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का टोटल डेटर्स के टोटल से पहले करना है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके पास बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्वेश्चन में दिए हैं और आपने डेटर्स और क्रेडिटर्स भी दिए हैं, तो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का टोटल आप डेटर्स और क्रेडिटर्स से पहले करोगे, बाद में नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बता रहा हूं, ये सारी चीजें बताने के बाद आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में नई सीखने को मिलेंगी, लेकिन वो सारी नई चीजें क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स निकालने का। और वो क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला ये है कि अगर आपको ये दे रखा है कि जो आपके डेटर्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ से, मतलब वो ये कहता है कि हम अपने डेटर्स को 2 महीने का क्रेडिट देते हैं, तो इसका मतलब हमारे जो डेटर्स है वो हमारी सेल्स के, क्रेडिट सेल्स के 2 महीने की सेल के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स को 2/12 मल्टीप्लाई करें या डेटर्स को 12/2 मल्टीप्लाई करें, बात एक है क्योंकि इक्वल टू में दूसरी तरफ आते हैं। तो 2 फॉर्मुलेस बन गए इससे बेसिकली। चलिए मैं आपको लिख कर ही दिखा देता हूं, 2 फॉर्मुले बन गए इससे बेसिकली। अगर आपको डेटर का बैलेंस निकालना है तो आप क्या करिए, क्रेडिट सेल्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ मंथ्स जितना भी आप क्रेडिट देते हैं डिवाइडेड बाय 12 से। और अगर आप क्रेडिट सेल्स निकालना चाहते हो तो फिर इन दैट केस आप डेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो ऑब्वियसली 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ से। ये मैथ्स का एक छोटा सा रूल है कि भाई जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो उधर डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा मैंने अपनी तरफ से अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में यूज होने वाले जितने क्वेश्चंस आपको, जितने पॉइंट्स आपको रिवाइज करवा सकता था मैंने रिवाइज करवा दिए। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और किसी भी हालत में इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।